देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए में आपका सेक्शन 53A चल रहा था। यानी कि आज सामान्य बातें आज जाकर समाप्त होंगी और जो लिखवाया गया है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, भाई प्रयास ये करिए कि उसको रट्टा मारिए। यानी कि रट्टाफिकेशन करना है, समझ में आए या न आए, ये सब बातें जो हैं एकदम रट कर आनी चाहिए। देखिए आपका 53A में हमने सिद्धांत लिखवाया था पार्ट परफॉर्मेंस का, यानी कि भागिक पालन का सिद्धांत आपका किस धारा में है, तो आपका पार्ट परफॉर्मेंस। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, बात ना करिए भाई, केस से आपका पूछा जाता है कि ये केस किससे संबंधित है, तो भा मोहम्मद मूसा का केस। एक सेकंड भाई रुकिए। देखिए केस आपका 53A पर आपका पहला पूछा गया मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली। ये भी केस आ चुका है, जाकर आप साल पेपर देख सकते हैं। दूसरा लिखिए आरिफ बनाम यदुनाथ, ये भी केस आ चुका है। आरिफ बनाम यदुनाथ का केस किससे संबंधित है, तो भागिक पालन से, यानी कि 53A से। लिखिए आरिफ बनाम यदुनाथ, यदुनाथ का केस। फिर आपका अगला केस जो पूछा जाता है मेडिसिन बनाम एल्डरसन, मेडिसिन वर्सेज एल्डरसन, मेडिसिन बनाम एल्डरसन का केस है। ज़्यादातर इसमें जो पूछा गया है, दो केस जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद मूसा वाला और आपका आरिफ बनाम यदुनाथ का। ये दो केस आपका ज़्यादा पूछा गया है। अब आइए अध्याय 3, हेडिंग डालिए। अध्याय 3 में आ जाइए। अध्याय 3 आपका विक्रय के बारे में है, धारा 54 से लेकर 57 तक। चैप्टर 3 आपका, बैठिए इधर बैठ जाइए, हाँ। अध्याय 3 लिखिए विक्रय के बारे में है, धारा याद रखिएगा 54 से लेकर आपका 57 तक। पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि विक्रय के बारे में प्रावधान किस अध्याय में है, तो अध्याय भी अब याद रखना पड़ेगा 3। सेक्शन वाइज भी याद रखिए, पूछा गया एक दो बार, तो सेक्शन आपका पूछा जाए तो 54 से लेकर आपका 57 तक। बिहार जे में भी मेंस में आया था एक क्वेश्चन आपका। फिर एक बार, जो विक्रय होगा उसमें आंशिक हित का अंतरण होता है कि पूर्ण हित का, ऐसा भी क्वेश्चन बना है। तो मैं कंसेप्ट बनाया था कि जिन अंतरणों में स्वामित्व का ट्रांसफर होता है वहाँ पूर्ण या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर माना जाएगा, और जिनमें स्वामित्व का न होकर अन्य आपका हित ट्रांसफर या अधिकार होते हैं उसमें आंशिक माना जाएगा। बैठिए हो। तो आपका विक्रय में पैसे के बदले, प्रतिफल के बदले, मूल्य के बदले किसका ट्रांसफर होता है, स्वामित्व का। तो अब समस्या ये आई कि पूर्ण हित का अंतरण हुआ कि आंशिक हित का, पूर्ण हित का। उसको लिखिए स्वामी, इस इसमें स्वामित्व का अंतरण होता है कीमत के बदले, मैंने विक्रय में है, इसमें स्वामित्व का अंतरण होता है कीमत के बदले, अतः पूर्ण हित का अंतरण होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। अतः पूर्ण हित का अंतरण होता है।
अगला क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, लिख लिया ना, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि सेक्शन आपका 54 में विक्रय परिभाषित है कि विक्रय का करार भी परिभाषित है कि दोनों। तो बिहार में आपका मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था कि विक्रय और विक्रय के करार को परिभाषित करते हुए इसमें डिफरेंस बताइए। तो आपका विक्रय और विक्रय का करार दोनों इस धारा में परिभाषित हैं। लिखिए इस धारा 54 में, धारा 54 लिखिएगा भाई। सेक्शन 54 में विक्रय और विक्रय का करार दोनों परिभाषित हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि विक्रय और विक्रय का करार दोनों परिभाषित है तथा विक्रय का ढंग भी दिया गया है, मेथड या तरीका, तथा विक्रय का ढंग भी दिया गया है, यानी कि विक्रय कैसे किया जाएगा ये भी किस धारा में बताया गया है, आपका 54 में। इसके बाद जो पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना था, बिहार में भी बना है, एमपी में भी एक क्वेश्चन बना है एक बार, और वह क्वेश्चन बना था कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और कर्तव्य टीपीए के किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो वह अगला सेक्शन है आपका 55। लिखिए धारा 55 में क्रेता और विक्रेता यानी कि बायर एंड सेलर के राइट एंड ड्यूटी दी गई है। सेक्शन यहाँ याद करना है। वैसे मेंस में ये क्वेश्चन डिटेल में बनता है, लेकिन प्री में आपका एक लाइन में काम चल जाना चाहिए कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार कर्तव्य किस सेक्शन में। वह सेक्शन तो हर हाल में याद ही करना पड़ेगा, कुछ और कोई उपाय उसका नहीं है। तो धारा आपका 55 यानी कि धारा 55 में। फिर आपका 56 से क्वेश्चन बनता है। 56 से जो क्वेश्चन बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत की धारा में समाहित है। तो लिखिए धारा 56 और 81 में दो धाराएं लिखिए एक साथ। सेक्शन 56 एंड 81 में डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या क्रम बंधन का सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं क्रम बंधन, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या हिंदी में लिखिए क्रम बंधन का सिद्धांत समाहित है। क्रम बंधन का सिद्धांत समाहित है। अब केस पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन, पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि मार्शलिंग का सिद्धांत किन किन धाराओं में समाहित है। या तो एक धारा आ जाएगी या दो। तो एक आए तो आपका 56 या 81, और दो धाराएं आए तो आपका 56 81 दोनों देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ बना है, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, किस जज ने प्रतिपादित किया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से निकालना है। लिखिए यह सिद्धांत एल्ड्रिच बनाम कूपर, एल्ड्रिच एल्ड्रिच वर्सेज कूपर, एल्ड्रिच बनाम कूपर के बाद में जस्टिस एल्डन, जज का नाम भी याद रखिए एल्डन, आजकल जज का नाम भी पूछ रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एल्ड्रिच बनाम कूपर के बाद में जस्टिस एल्डन ने किया। ये याद रखना है, जस्टिस एल्डन ने किया। अगला लिखिए भाई आपका 56 के बाद आपका 56 के बाद आपका अगला आ जाए चैप्टर, आइए अध्याय 4, हेडिंग डालिए चैप्टर 4 अध्याय 4। अध्याय 4 में बंधक तथा भार के बारे में प्रावधान है।
मार्गेज एंड चार्ज। अध्याय 4 में लिखिए, अध्याय 4 में बंधक एवं भार के बारे में प्रावधान है, यानी कि इंग्लिश में मार्गेज एंड चार्ज। इस चैप्टर से भी 3-4 क्वेश्चन आपका टीपीए में बनते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, पिछली बार क्या क्वेश्चन बना है वो भी हमें देखना है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये पहला क्वेश्चन तो परिभाषा से ही बन गया था, वो तो अलग जाएगा। आपका चार्ज या भार की परिभाषा आपका टीपीए के किस सेक्शन में दी गई है। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था पहले वो हम बता दें, उसके बाद आपका और बताया जाएगा। पिछली बार जो जे में क्वेश्चन बना था, आपका भार की परिभाषा धारा 100 में दी गई है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि समेकन का सिद्धांत की धारा में 61 में, और एक आपका 58 से क्वेश्चन बनता है बंधक, और उसके 6 प्रकारों को परिभाषित किया गया है। बंधक में आंशिक हित का ट्रांसफर किया जाता है, पूर्ण हित का नहीं, यानी कि जो बंधक करता रहता है वह बंधकदार को यानी कि मार्गेजर मार्गेजी को ओनरशिप नहीं देता, बल्कि केवल संपत्ति में के अपने कुछ अधिकारों या हितों या इंटरेस्ट का केवल क्या करता है, ट्रांसफर। अभी सुबह ही जूरिस्प्रूडेंस में पूरा हित बताया गया, और अंत में रास्को पाउंड का बताया गया। हित का मतलब होता है, फिर एक बार समझिए क्योंकि बार बार टीपीए में हित आएगा। हित का मतलब हुआ आपका क्लेम यानी कि किसी व्यक्ति का दावा, डिजायर यानी कि इच्छा, आपका डिमांड यानी कि मांग, निसेसिटी मतलब आवश्यकता इत्यादि। तमाम हित जब एक साथ जुड़ते हैं तो एकाएक अधिकारों का निर्माण करते हैं, और जब सभी अधिकार एक जगह एकत्र हो जाते हैं तो वह ओनरशिप बनाते हैं, यानी कि वह किसका निर्माण करेंगे, स्वामित्व का। तो जूरिस्प्रूडेंस में भी एक क्वेश्चन बनता है स्वामित्व के बारे में, कि किस विद्वान ने ये कहा था कि स्वामित्व आपका विभिन्न अधिकारों का समुच्चय है, और बाल्टी के पानी का उदाहरण दिया था, तो गलत ना हो, किसने कहा था, हाह फेल्ट। ऐसे ही याद करिए, और कोई उपाय नहीं है 2 माह में आपका, मैं बता दूं 2 माह में जो बताया जाए वहीं पढ़िए, फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और जाकर जो भी साल पेपर हो लगाइए, और कुछ नए क्वेश्चन हम बताएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कवर करना है। तो फिर एक बार देखिए आपका बंधक में होता क्या है, तो बंधक के लिखिए धारा भाई आपका सेक्शन आपका किस सेक्शन से किस सेक्शन तक बंधक दिया गया है, तो 58 से लेकर 104 तक लिखिए। बंधक और भार धारा लिखिए, बंधक और भार के बारे में प्रावधान टीपीए की धारा आपका 58 से लेकर 104 तक दिया गया है, ये भी याद करना है। अब आइए मार्गेज के बारे में कुछ आपका देखा जाए अलग अलग। पहला जो आपका पूछा जाता है 58 से पूछा जाता है। 58 से जो क्वेश्चन बनता है वह आपका देखा जाए, मुख्य मुख्य पूरा तो बताना संभव नहीं सामान्य बातों में। पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि मार्गेज की परिभाषा की धारा में दी गई है, तो 58 में मार्गेज या बंधक के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है, तो 6 प्रकार लिखिए। धारा 58 में बंधक की परिभाषा दी गई है, बंधक की परिभाषा दी गई है। क्लाज वाइज लिख लीजिए, क्लाज वाइज मिलाने के लिए आ रहा है, हम अलग बताएंगे। 58A स्मॉल ए लिखिएगा, बंधक की परिभाषा दी गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका बना कि कितने प्रकार के बंधकों को का वर्णन किया गया 58 में, तो 20 से लेकर और आगे आपका 6 प्रकार के। तो कुल लिखिए, कुल 6 प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है, गलत न हो, कितने प्रकार के, 6 प्रकार। अब इसमें आपका 2 क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ आपका
पूरा तो लिखवाना भाई डिटेल में थोड़ा कल से चलेगा तब पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपका 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार अटैक करते हैं, गलत होते हैं। आपका बंधक का अवशिष्ट रूप कौन है? रिजुडियरी बंधक किसे कहा जाता है? अवशेषी बंधक। तो पहले लिखिए अवशेषी बंधक। अंतिम जो बंधक हैं बेयरेक में, विलक्षण बंधक। लिखिए विलक्षण बंधक को अवशेषी या रिजुडियरी या अवशिष्ट बंधक कहा जाता है। लास्ट वाला जो बंधक है आपका छठवां प्रकार 58 में, विलक्षण बंधक को अवशेषी या अवशिष्ट। ये नया क्वेश्चन बन सकता है, एकदम नया है, अब तक बना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा तैयार रखिए। दूसरा जो आपको तैयार रखना है वह याद रखना है किस मार्गेज को इक्विटेबल मार्गेज सामयिक बंधक कहा जाता है? तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा। लिखिए हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अब, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है। इक्विटेबल मार्गेज इंग्लिश में। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है, यानी कि आपका इक्विटेबल आपका मार्गेज। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका इधर से, आपका जो क्वेश्चन बनता है सेक्शन 60 से बनता है। लिखिए धारा 60, बंधक का मोचन, रिडीम, हेडिंग डालिए बंधक का मोचन या रिडीम। अब क्वेश्चन आपका ये बना है कि मोचन का अधिकार किस धारा में समाहित है? तो धारा मैं लिखवा ही चुका हूँ, किस में? 60 में। दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा बना है आपका 2-3 बार कि एक उदाहरण बना लीजिए भाई, तब आपका, क्योंकि सबसे एक उदाहरण देखिए उसके बाद आपका हल्का हल्का समझाते रह जाए। मान लीजिए ए का ये मकान है और ये मकान ये बी के पास बंधक रखा, गारंटी के तौर पर रखा, और बी से ए 5 लाख रुपया लिया है। तो ऐसी दशा में ये बंधक धन जो है इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ए बंधककर्ता मार्गेजर, बी मार्गेजी बंधकदार। आपका ए का अधिकार मुख्य रूप से 60 में, बी का अधिकार मुख्य रूप से 67 में। आपका तो ए का क्या अधिकार है कि वह 5 लाख रुपया बी को वापस करे और अपनी संपत्ति को ले ले। बी को क्या अधिकार है कि अगर ए पैसा नहीं देता तो मकान या संपत्ति को बेचवा कर अपना 5 लाख रुपया और उस पर जो ब्याज है वो क्या करे? वसूले। तो मोचन मतलब कि जमीन छुड़वा लेना भाई, आसान भाषा में। मोचन का मतलब कि क्या करना? कागज पत्तर जमीन छुड़वा लेना। तो आप लोग बताइए इस उदाहरण में मोचन का अधिकार किसका है, ए का कि बी का? ए का। राइट टू रिडीम। तो क्वेश्चन ये बना है कि मोचन का अधिकार किसको प्राप्त होता है? बंधककर्ता का अधिकार है कि बंधकदार का कि दोनों का? तो बंधककर्ता का। लिखिए मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार होता है। भाई धारा 60 चल रही है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है। ये भी 2 बार रिपीट किया है, जाकर थोड़ा देखिएगा साल पेपर में। मोचन का अधिकार किसका अधिकार है? मार्गेजर का, बंधककर्ता का। अब आप लोग बताइए ए ने अपना जमीन बी को बेच दिया है कि बंधक रखा है? तो बंधक संव्यवहार का नेचर ही यही है कि ए पैसा बी को वापस करे और अपनी जमीन या मकान क्या कर ले? वापस ले ले कि न ले। अगर इस अधिकार पर रोक लगाई जाती है ए के तो वह क्लाग या रोक क्या होगी? शून्य होगी, यानी कि इसी को कहा जाता है
वंस ए मार्गेज, ऑलवेज ए मार्गेज, तो केस सहित याद रखिएगा, एक बार बंधक सदैव बंधक। लिखिए, एक बार बंधक सदैव बंधक का सिद्धांत धारा 60 में निहित है। ये भी सिद्धांत खूब पूछा गया है। वंस ए मार्गेज, ऑलवेज ए मार्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक का सिद्धांत धारा 60 में समाहित है। अब केस पूछा जाता है कि आखिर ये सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो केस भी रटना पड़ेगा। लिखिए, यह सिद्धांत नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस, नोक्स एंड कंपनी वर्सेज राइस के वाद में जस्टिस लॉर्ड राइट ने प्रतिपादित किया। जज का नाम है लॉर्ड राइट। जस्टिस लॉर्ड राइट ने प्रतिपादित किया, हाँ, जस्टिस लॉर्ड राइट, राइट, जस्टिस लॉर्ड राइट तो है भाई लास्ट में। इसी के साथ आपका एक संविदा नियम में आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बंधक केवल अचल संपत्ति का हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जाकर एक क्वेश्चन तैयार रखना है। वंस ए प्लीज, ऑलवेज ए प्लीज, एक बार गिरवी सदैव गिरवी, केस जे में पूछा गया। लिखिए, एक बार गिरवी सदैव गिरवी का सिद्धांत वंस ए प्लीज ऑलवेज ए प्लीज, हिंदी में लिखिए, एक बार गिरवी सदैव गिरवी का सिद्धांत मृत्युंजय पाने, मृत्युंजय पाने वर्सेज, मृत्युंजय पाने वर्सेज नर्मदा बाला ससमय, नर्मदा बाला ससमय, 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 मृत्युंजय पाने बनाम नर्मदा बाला ससमय के बाद में वंस ए प्लीज ऑलवेज ए प्लीज, यानी कि आपका एक बार गिरवी सदैव गिरवी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो फिर एक बार याद रखिए, गिरवी केवल चल की होगी संपत्ति और बंधक केवल किस संपत्ति का, अचल का। हम बताएंगे डिटेल में। इसके बाद आ जाइए आपका अगला, आपकी धारा लिखिए 61, पिछली बार यूपीजे में आ चुका है। 61 ही न लिखे, अब दो धारा एक साथ लिखिए, आपका 61 तथा 67A, दो धारा एक साथ लिखिए भाई, भले एक धारा आया हो लेकिन आपको लिखते समय दो धारा लिखनी है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बना था, 61 भले पूछा गया हो लेकिन एक धारा उसके साथ और जोड़कर पढ़ना है, 67A। इन दोनों धाराओं में एक ही प्रिंसिपल समाहित है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि समेकन का सिद्धांत, एकत्र करने का सिद्धांत। लिखिए, धारा 61 तथा 67A में डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन यानी कि समेकन का सिद्धांत, इसको आप लिख करके लिख लीजिएगा, एकत्रीकरण का, जो दिया था हिंदी में, एकत्रीकरण का सिद्धांत। इंग्लिश वर्जन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, हिंदी में समेकन का सिद्धांत या एकत्रीकरण का सिद्धांत समाहित किया गया है। ठीक है, आपका 61 पूछा गया था पिछली बार, लेकिन अगला क्वेश्चन आपका अटैक कहाँ करेगा, 67A पर, क्योंकि वह क्वेश्चन अभी पूछा, या हो सकता है नया मॉडल बना के दो दो धारा दे दे कि किन किन धाराओं में
डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन समाहित हैं, तो क्या क्या मारेंगे आपका 61 और 67A। अगला लिखिए। इसके बाद आपका अनुवृद्धि, हेडिंग डालिए अनुवृद्धि का नियम, धारा 63 और 70 में दिया गया है। अनुवृद्धि का नियम सेक्शन पूछा गया है। अनुवृद्धि का नियम सेक्शन 63 और 70 में दिया गया है, धारा 63 तथा 70। बस इतना याद रखिए, आगे बताया जाएगा। 63 और 70 में। आइए इसके बाद लिखिए अभिवृद्धि का सिद्धांत। अभिवृद्धि लिखिए अब। अभिवृद्धि का सिद्धांत धारा 63A में दिया गया है, कैपिटल ए लिखिएगा। 63A में दिया गया है। इसके बाद आपका 67 से क्वेश्चन बनता है, लिखिए। धारा 67 में पूर्वबंध तथा विक्रय का अधिकार दिया गया है, फोरक्लोजर एंड सेल। धारा 67, धारा 67 में यानी कि 67 में, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि धारा 67 में आपका फोरक्लोजर यानी कि पूर्वबंध, ना है तो लिख लीजिए जब्ती, तथा सेल यानी कि विक्रय का अधिकार दिया गया है। पूर्वबंध तथा विक्रय। अब जो क्वेश्चन यहाँ बना है कि पूर्वबंध और विक्रय का अधिकार किसका है, मार्गेजर का है कि मार्गेजी का, बंधकदार का है कि नहीं, बंधककर्ता का है कि बंधकदार का, बंधकदार का। लिखिए यह अधिकार बंधकदार का है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक बार लिखवाने के बाद आप साल पेपर पूरा टिपिए, दोहरा लीजिए। 80% गारंटी के साथ मिलना चाहिए, इतने में 20% के लिए पंचौरा करना है। एक बार जाकर पूरा लिखवाने के बाद टीपीएस सॉल्व कर डालिए साल पेपर से, अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन आया है। अगर 80% से कम मिले क्वेश्चन तब हमें बताइएगा, और 20% के लिए पूरा डिटेल में पढ़ना है, 80% इसमें समाहित है। अगला देखिए आपका 67 के बाद आपका जो पूछा 60, आपका 7 के बाद जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि आपका पूर्वबंध, पूर्वबंध या फोरक्लोजर या जब्ती का नियम किन किन बंधकों में मान्य है। इसमें किस बंधक में बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार होता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो दो बंधक हैं, एक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और दूसरा विलक्षण बंधक। में बंधकदार को कौन सा अधिकार होता है, जब्त कराने का, प्रॉपर्टी यानी कि फोरक्लोजर का, यानी कि पूर्वबंध का। लिखिए सशर्त विक्रय तथा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक तथा विलक्षण बंधक, तथा विलक्षण बंधक में बंधकदार को, बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है हर एक राज्य में लगभग। अच्छे से इसको तैयार करके जाइए, रट कर जाइए। बंधकदार को पूर्वबंध का अधिकार होता है। अगला देखा जाए आपका रिसीवर, एक लाइन में पूछा गया है रिसीवर के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में है, तो 69A में। लिखिए प्रापक के बारे में प्रावधान, हिंदी में प्रापक, इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं। प्रापक के बारे में प्रावधान यानी कि इंग्लिश में रिसीवर के बारे में प्रावधान धारा 69A में किया गया है। 69A
ए में किया गया है। इसके बाद आपका पूछा गया है विभा अभिदाय का सिद्धांत, तो 82, ये उत्तराखंड में बना था। लिखिए अभिदाय का सिद्धांत या विभाजन का सिद्धांत। अभिदाय कंट्रीब्यूशन, अभिदाय का सिद्धांत की धारा में समाहित है, तो वह आपका जवाब रहेगा 82। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, ये भी खूब बनता है। प्रत्यासन का सिद्धांत मैं लिखवा चुका हूँ, धारा 44 के साथ ही दोबारा नहीं लिखवाया जाएगा। सेक्शन 42 और 92 रट कर आइए, जो लिखवाया जाए उसे पढ़ कर आइए। धारा 44 और धारा 92 में कौन सा दोनों में सिद्धांत है? डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, प्रत्यास्थापन का सिद्धांत या प्रत्यासन का सिद्धांत। कॉन्ट्रैक्ट की धारा में कोरिलेट करवाया था 140, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में यह सिद्धांत समाहित है? 140। 3 जगह से पढ़िएगा फिलहाल आपका। अगला ये अगला क्वेश्चन बनता है रिडीम अप फॉर क्लोजर डाउन, मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को। पहले लिखिए तो धारा 91 में, अलग अलग धारा लिखिए। धारा 91 में रिडीम अप, हिंदी में मोचन ऊपर को का सिद्धांत है। रिडीम अप हिंदी में लिखिएगा मोचन ऊपर को का सिद्धांत। सेक्शन याद रखिए, पूछा गया है किस में है? 91 में। और फोरक्लोजर डाउन यानी कि पूर्वबंध नीचे को, ये धारा 94 में है। लिखिए मोचन ऊपर को का सिद्धांत धारा 91 में, इंग्लिश में कहते हैं रिडीम अप, और पूर्वबंध नीचे को का सिद्धांत 94 में दिया गया है। देखिए आपका 3 मॉडल से यहाँ क्वेश्चन बना है, तीनों मॉडल हम बता रहे हैं। पहला मॉडल रिडीम अप यानी कि मोचन ऊपर को का सिद्धांत किस सेक्शन में है? 4 सेक्शन देगा, तो आपका 91 जवाब रहेगा। दूसरा क्वेश्चन फोरक्लोजर डाउन का सिद्धांत पूछे तो आपका 94 रहेगा 4 ऑप्शनों में। लेकिन 1-2 बार मैं देख रहा था ये बना है कि रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन का सिद्धांत किन किन धाराओं में है? 2-2 धाराओं का ग्रुप आएगा। देखिए कैसे फंसाएगा। 91, 92, 92, 93, 93, 94, 91 तथा 94। तो क्या मार्क कराएंगे? 91 तथा 94। यही लोग गलत करके आ जाते हैं। फिर एक बार याद रखिए, रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन का सिद्धांत कहाँ कहाँ है? 91 में और किस में? 94 में। दोनों याद रखिए। इसके बाद लिखिए अगला आपका भार की परिभाषा की धारा में दी गई है। तो पिछली बार का ही क्वेश्चन है सेक्शन वाइज कि चार्ज कहाँ परिभाषित है? तो धारा 100। लिखिए भार की परिभाषा धारा 100 में दी गई है। इसके बाद आपका दिया गया है कि सूचना का नियम कहाँ टीपीए में दिया गया है? तो न्यायोचित आपका सूचना के बारे में प्रावधान 103। लिखिए रीजनेबल नोटिस या न्यायोचित या उचित सूचना का प्रावधान किस सेक्शन में है? 103 में। फिर आपका क्वेश्चन बना है कि टीपी, लिख लिए अगला चला जाए भाई। टीपीए की किस धारा के तहत हाई कोर्ट रूल का निर्माण कर सकता है? तो अगली धारा बढ़ जाइए आपका 104। लिखिए धारा 104 के तहत, ये भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है। धारा 104 के तहत हाई कोर्ट नियम बनाता है।
फिर एक बार याद रखिए तो इधर धाराएं 100 में भार की परिभाषा, 103 में सूचना और 104 में कौन नियम बनाता है। सुबह ही नियम पर बहुत बताया गया, यानी कि जो रूल होता है। तो थोड़ा दहेज अधिनियम में बताइए, दहेज अधिनियम की किन किन धाराओं में नियम बनाया जाता है। 9 और 10। 9 में कौन बनाती है, 10 में कौन। तो ज़्यादा पावर किसको है, केंद्र को, और कम पावर किसको है, राज्य को। राज्य केवल दहेज प्रतिषेध अधिकारी के लिए नियम बना सकता है और केंद्र सबके लिए। राज्य केवल किसके लिए, 8B वाला। बताइए दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार। दहेज प्रतिषेध अधिकारी के सलाह देने के लिए एक आपका एडवाइजरी बोर्ड नियुक्त किया जा सकता है। कौन कर सकता है, राज्य सरकार। कितने लोग होंगे, 5। इसमें से महिलाएं कितनी होंगी, कम से कम 2। एकदम रट्टा मारिए, ऐसे ही रटना, यानी कि ऐसे ही तैयार करना है, वो घर पर टेंशन पाल के तैयार नहीं होगा। यहाँ इसीलिए लोग आते हैं कि मनोज सर एकदम क्या करेंगे, 2 माह में परिपक्व बना देंगे। यानी कि एक बात को सुबह भी बताया जाएगा, शाम को, फिर सुबह, फिर शाम, कम से कम 10 बार बताया जाएगा, एक बार भी तो दिमाग में घुसेगा। और यही आपका जो लेक्चर है एग्ज़ाम में दिमाग में दौड़ता रहेगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे वैसे ही मनोज सर याद आएंगे कि मनोज सर ने बताया था कि यही सेक्शन होगा, अब यही आपका है, यही मारिए। अब उसमें आपका हीला हवाली नहीं। यानी कि आपका किसने आस्टिन को शास्त्र में ताड़ का वृक्ष कहा, तो उसमें CK एलन ने। अब एक लोग आज फोन करके कह रहे हैं कि हजूर आपका आस्टिन कहाँ का रहने वाला था, ये तो नेट पर जर्मनी का मिल रहा है। हम कहे कि नेट का ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और नेट से न देखिए, जो आपका बताया जाए वो समझिए। नेट का ज्ञान बड़ी खतरनाक होता है। पता ना कहाँ से सर्च कर लिए कि जॉन ऑस्टिन आपका जर्मनी का है। अरे भाई इंग्लैंड का है, जर्मी बेंथम का चेला था। एक कदम जर्मी बेंथम से क्या था। हाँ, जर्मनी में गया जरूर था अध्ययन करने, वहीं रोमन विधि का अध्ययन किया। और मैं लिखवाया भी हूँ, क्वेश्चन आया भी हैं कि रोमन विधि से प्रभावित होकर समादेश का क्या दिया सिद्धांत। तो कह दीजिए जर्मनी का है, ये कौन सा आपका ये है। तो नेट वोट पर ज़्यादा भरोसा न करिए। अगला आइए आपका लीज देखा जाए, पट्टा देखा जाए। लिखिए अध्याय भाई आपका अध्याय 5, छोटे छोटे अब अध्याय हैं। हेडिंग डालिए अध्याय 5, पट्टा या लीज के बारे में। अध्याय 5, पट्टा या लीज के बारे में। सबसे पहले तो आपका सेक्शन पूछा जाता है कि अध्याय किस अध्याय में पट्टा है, 5 में, किस सेक्शन से किस सेक्शन। तो 105 से लेकर 117 लिखिए, 105 से लेकर 117, 105 से लेकर 117। अब पट्टे में आंशिक हित का अंतरण होता है कि पूर्ण हित का, आंशिक स्वामित्व नहीं दिया जाता। लिखिए पट्टे में आंशिक हित का अंतरण होता है। पट्टे में आंशिक हित का अंतरण होता है। तो अगला क्वेश्चन बनता है पट्टे की परिभाषा की धारा में, 105 लिखते रहिए। पट्टे की परिभाषा 105 में दी गई है। इसके बाद 111 पूछा जाता है ज़्यादा, पट्टे का पर्यवसान या पट्टे की समाप्ति। लिखिए भाई आपका धारा 111, 106, 107 तो पूछा ही जाता है, पढ़ाया जाएगा डिटेल में। पट्टे का पर्यवसान यानी कि पट्टे का टर्मिनेटर माने वही कैसे आपका समापन होगा। 111, 111 में थोड़ा अंदर जाकर एक क्वेश्चन बनता है, जब्ती द्वारा पट्टे का पर्यवसान यानी कि फॉरफीचर द्वारा पट्टे की समाप्ति। तो अगर जब्ती द्वारा आपका पट्टे का समापन के बारे में पूछे तो धारा 111 का क्लाज वाइज याद करिएगा।
क्लाज कौन सा है? देखिए जी है क्या, एक बार देखिए तो जी होना चाहिए 111 का। जी है ना, हाँ 111 का जी। जप्ती द्वारा पट्टे का पर्यवसान, ये पूछा जाता है ज़्यादा। थोड़ा डिटेल में इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, वही क्वेश्चन हम उठाएंगे आगे आपका, लेकिन यहाँ से सेक्शन आप याद रखिए कि जप्ती या फॉरफ्यूचर द्वारा पट्टे का पर्यवसान किस धारा में, 111 के किस क्लाज में, जी में। इसके बाद आ जाइए 116 पूछा जाता है आपका इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, अतिधारण का प्रभाव कहाँ दिया गया है? 116 में लिखिए, धारा 116 में अतिधारण का प्रभाव दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग, आउट न मार दीजिएगा, होल्डिंग ओवर, डॉक्ट्रिन ऑफ, नहीं इफेक्ट ऑफ, डॉक्ट्रिन नहीं भाई, फिर गलत हो गया, उसको सुधार। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, अतिधारण का प्रभाव किस सेक्शन में है? तो 116। यहीं अगर हल्का सा पूछ ले कि डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पूछ ले तो वह अलग जाएगा, और वह आपका व्यपदेशन का सिद्धांत हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट फैलाव का सिद्धांत, और दृश्यमान स्वामी। तो कौन सी धारा बताई गई थी क्वेश्चनेबल ओनर के बारे में? 41। और फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल 43, निर्वाचन का सिद्धांत 35। एकदम एकदम आपका जुबान पर होना चाहिए, मैं बता दूं, और कोई उपाय नहीं है। फिर आगे बढ़ा जाए आपका, इसके बाद पट्टा समाप्त हो गया तो पट्टा के बाद आपका एक्सचेंज आता है, एक क्वेश्चन वहां से बनता है। लिखिए, अध्याय आपका 6 विनिमय के बारे में है या एक्सचेंज के बारे में है? विनिमय धारा 118 से लेकर 121 तक, धारा 118 से लेकर 121। तो विनिमय किस संपत्ति का हो सकता है? चल के अचल की, दोनों दोनों। लिखिए, विनिमय चल और अचल संपत्ति दोनों का होता है। देखिए फिर एक बार कवर करिए, बंधक जो बताया गया केवल अचल का, पट्टा भी केवल अचल का, लेकिन विनिमय आपका चल अचल दोनों का। विनिमय में एक वस्तु के स्वामित्व के बदले दूसरे वस्तु के स्वामित्व को प्रदान किया जाता है, यानी कि अदला बदली, बाटर सिस्टम। तो स्वामित्व दिया जाता है कि केवल कब्जा, स्वामित्व। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि विनिमय में आंशिक हित का ट्रांसफर होता है कि पूर्ण। पूर्ण पट्टा में लिखवाए थे कि नहीं भाई? देखिए आंशिक लिखवाया गया ना, केवल कब्जा दिया जाता है, स्वामित्व नहीं। लिखिए, विनिमय में पूर्ण हित का अंतरण किया जाता है। पूर्ण हित याद करके जाइए, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। यहाँ जो क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बने हैं। पहला क्वेश्चन बना है कि विनिमय की परिभाषा किस धारा में, और दूसरा आपका पिछली बार बना था धन का विनिमय किस धारा में। तो 118 में विनिमय की परिभाषा और धन का विनिमय 121, दो ही धारा पढ़ना है। लिखिए, धारा 118 में एक्सचेंज की परिभाषा दी गई है। धारा देखिए आपका 118 में विनिमय की परिभाषा, 121 में आपका धन का विनिमय। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को 500 रुपये की नोट दिया, बी ने छुट्टा दे दिया, यानी कि आपका 100 की 500 नोट दे दी, तो ये विनिमय होगा। लेकिन किसका विनिमय होगा? धन का। यानी कि धन के बदले क्या दिया गया? संपत्ति की धन, धन।
और धन के बदले संपत्ति दे दी गई तो विक्रय, अब फ्री में दे दिया गया तो दान। यही तो आपका पढ़ना। अगला लिखिए अध्याय 7, हेडिंग डालिए अध्याय 7, दान के विषय में। हिबा या गिफ्ट या उपहार या भेंट। दान के विषय में यानी कि या हिबा या गिफ्ट या उपहार एक ही है। धारा आपका 122 से लेकर 129, 122 से लेकर 129 तक सेक्शन याद रखिएगा। 129। अब दान में आपका ये देखना है कि दान में स्वामित्व का अंतरण किया जाता है कि आपका कब्जे का केवल स्वामित्व का। लिखिए दान में स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। दान में स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। अतः हाँ एक लाइन, स्वामित्व का अंतरण किया जाता है, प्रतिफल नहीं लिया जाता। प्रतिफल नहीं लिया जाता। अतः अतः यह संविदा अधिनियम की धारा 25 का अपवाद है। वहां से कोरिलेट करिएगा। अतः यह संविदा अधिनियम की धारा 25 का 25 का अपवाद है। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आंशिक हित का अंतरण किया जाता है कि पूर्ण हित का। तो जब स्वामित्व दे दिया गया तो कैसा हित लगातार हम बता रहे हैं, पूर्ण। लिखिए इसमें पूर्ण हित का अंतरण किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सेक्शन वाइज बनता है, रटा होना चाहिए। देखिए दान की परिभाषा किस धारा में, 122। लिखिए पहला क्वेश्चन तो यही बन गया है कई बार। दान को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो 122। दूसरा क्वेश्चन देखिए दान किसका किया जा सकता है, चल अचल दोनों संपत्तियों का, तो दोनों। लिखिए दान चल और अचल दोनों संपत्तियों का किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दान किसका किया जा सकता है। इसी प्रकार आपका आईपीसी में क्वेश्चन जाकर बनता है, चोरी किसकी हो सकती है, चल की, उद्यापन दोनों का, लूट दोनों का और डकैती भी दोनों का। आपराधिक दुर्विनियोग किसका, चल का, और आपराधिक न्यासभंग चल और अचल दोनों का। रिश्ती किसकी, दोनों की। एकदम रटा होना चाहिए। 6 आपका अपराध बता दिया गया। और एक क्वेश्चन आपका पिछली बार आपराधिक दुर्विनियोग आईपीसी में आया था, किस संपत्ति का केवल हो सकता है, चल के अचल की दोनों, केवल चल। और आपका दूसरा क्वेश्चन भी जे में आया था कि बेईमानी का इरादा आपका किस अपराध में पश्चातवर्ती इरादा बेईमानी का होता है, पश्चातवर्ती आशय बेईमानी का। तो चोरी में कि आपराधिक दुर्विनियोग में आपराधिक दुर्विनियोग, तत्कालिक आशय रहे चोरी। ये भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पिछली बार आईपीसी का ही आ चुका है। अगला लिखिए 123। आपका पूछा जाता है कि दान का ढंग कहाँ दिया गया है, तो दान का ढंग आपका 123 में दिया गया। इधर की धाराएं याद होनी चाहिए। मेथड ऑफ गिफ्ट, दान कैसे दिया जाएगा। इसके बाद 124 भी आ चुका है आपका कि वर्तमान संपत्ति और भावी संपत्ति का एक साथ दान किया जाता है, तो कौन सा दान शून्य होगा, कौन सा दान वैध होगा। तो वर्तमान संपत्ति का दान वैध और भावी संपत्ति का दान क्या होगा। लिखिए धारा 124 के तहत
धारा 124 के तहत वर्तमान संपत्ति का दान वैध होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। वर्तमान संपत्ति का दान वैध होगा, जबकि भावी संपत्ति का दान शून्य होगा। ये याद रखना है। इसके बाद 126 से भी, हाँ, 124 के बाद आपका 125 में देखिए तो हेडिंग क्या है उसमें। हाँ, ये भी पूछा जाता है भाई। कई व्यक्तियों को एक साथ दान दिया जा रहा है, तो जो व्यक्ति दान स्वीकार करने में सक्षम है स्वीकार कर लिए, उनके बारे में दान वैध, और जो लोग स्वीकार नहीं किए उनके दान बारे में दान शून्य। बस इसको ना लिखे। 126 पूछा जाता है, दान का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। दान को वापस लिया जाना, दान को रद्द करना, इन्हीं शुद्ध हिंदी में दान का निलंबन या प्रतिसंहरण माने रिवोक करना। अब आपका क्वेश्चन ये बना है कि दान कितनी दशाओं में वापस हो सकता है। दो कंडीशन है, लिखिए। दान की वापसी के दो तरीके हैं, अब दोनों आगे बताए जाएंगे। दो तरीके हैं। इसके बाद 127 आ जाइए। ओनरस गिफ्ट दिया जाता है। दुर्भर दान, दुर्भर माने जिस पर भार हो। लिखिए, दुर्भर दान का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। सेक्शन इधर पूछा जाता है तो 127 में। और आपका सर्वस्व आदाता, यूनिवर्सल डोनी, तो 128। लिखिए, दुर्भर दान 127 धारा बस लिखिए। सर्वस्व आदाता 128। अब आइए लास्ट चैप्टर देखा जाए। अध्याय 8 लिख लीजिए। अध्याय 8, एक्शनेबल क्लेम, अनियोज्य दावे का अंतरण। अध्याय 8, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर, अनियोज्य दावे का अंतरण। देखिए, अब शुरुआती दौर से देखिए। अनियोज्य दावे की पहला क्वेश्चन, परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 3 में। अनियोज्य दावे का ट्रांसफर की धारा में 130 में। अनियोज्य दावे के ट्रांसफर में सिद्धांत बनता है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, 132। 3-4 धारा अगर याद रहे, पूरी नहीं पढ़ी जाती। 130, 131 और 132। लिखिए, अनियोज्य दावे की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। देखिए, आपका सेक्शन सेक्शन बोला गया ना, लिखिए ना, 130 से 137। लिखिए, अनियोज्य दावे की परिभाषा धारा 3 में दी गई है, सेक्शन 3 में। दूसरा पॉइंट, अनियोज्य दावे के अंतरण के बारे में प्रावधान किस धारा में, तो अनियोज्य दावे के ट्रांसफर के बारे में प्रावधान 130 में दिया गया है, 130। लिखिए, अनियोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर के बारे में प्रावधान 130 में है, 130। इसके बाद 132 में बिहार में पूछा गया है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए कि धारा में सिद्धांत है, तो तमाम जगहों पर है। 51 में भी मैं लिखवाया था, और भी जगह है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम में कौन सी धारा है, 132। लिखिए, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, 132 में। एक्शनेबल क्लेम का एक लास्ट में उदाहरण पढ़ा दिया जाए, समाप्त हो गया। इस प्रकार आज स्पीड बढ़ाकर आदमी समाप्त ही कर दिया। जब अपने पर आ जाएगा
तो भाई 2 दिन में समाप्त कर देगा। तो आप लोग भी अपने पर आ जाइए कि वैकेंसी आपका हर हाल में क्या होगी, निकलेगी, कहाँ जाएगी। तो जब आदमी अपने पर आ जाता है तो आव देखता है ना ताव, कोई भी काम कर जाता है। जैसे कि आपका माझी था, अपने पर आ गया तो पहाड़ खोद कर क्या बना दिया। तो आप लोग भी अब समय है, अपने पर क्या करिए, आ जाइए। कि हम नहीं तो कौन कर सकता है भाई, कोई विदेश से थोड़े आदमी आकर करता है भाई, हम ही आप जैसे लोग तो करते हैं, तो अब नहीं तो कब। तो फिर एक बार एक उदाहरण देख लिया जाए। ए ने 500 रुपया बी को उधार दिया था, तो बताइए ए को कानूनन यह पैसा वसूल करने का हक है कि नहीं है। तो क्या ए इस दावे के लिए, इस रकम के लिए क्लेम या दावा कर सकता है कि नहीं। तो एक्शनेबल मतलब कार्यवाही योग्य, और क्लेम मतलब दावा। यानी कि जिस दावे के लिए आप कार्यवाही कर सकते हैं, तो यहाँ ए इस 500 के लिए किसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, बी के। इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, एक्शनेबल। अब इसका ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर आपका, ए ने यह 500 रुपया किसको ट्रांसफर कर दिया, किसको अंतरित कर दिया, सी को। सी को कह दिया कि हम जाकर आप तुम ही किससे वसूल लो 500, बी से। तो क्या सी बी से 500 रुपया के लिए मुकदमा कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। इसी को एक लाइन में हम कहेंगे, एक्शनेबल क्लेम का क्या कर दिया गया, ट्रांसफर। इसके लिए कहाँ प्रावधान है, 103, इसकी परिभाषा की धारा में 3 में। अब अंतिम नियम, साम्य चाहने वाले को साम्य का, यानी कि अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहिए। जैसे आप लोग भी हैं, आप लोग पढ़िए लेकिन फीस देने के लिए भी तत्पर और क्या रहिए, तैयार। देते हैं भी हैं लोग, ज़्यादा लोग स्वेच्छा से दे देते हैं, दो चारों आ जाते हैं आपका कि जिनको बार बार टोकना पड़ता है। नहीं तो यहाँ भाई इतिहास गवाह रहा है, इशारा कर दिया गया तो लोग फीस जमा कर देते हैं। ठीक है, 2 पैसा कम करें, कौन हम लाखों फीस 2 लाख 3 लाख मांग रहे हैं। अन्य जगहों पर तो पहले फीस यानी कि पहले दाम तब काम, और घुसने नहीं देंगे आपका। देखिए आपका, अब ऐसे मान लीजिए कि बी ने ए को 300 रुपया दिया था, और बी भी ए से कितना वसूल करने का हकदार था, 300। और ए ने किसको 500 ट्रांसफर कर दिया, सी को। सी जाता है बी के खिलाफ मुकदमा करता है, तो जो अधिकार बी को किसके प्रति था, क्या वह अधिकार बी सी के प्रति रखेगा कि नहीं रखेगा। यानी कि इसका मतलब सी अपना हक अच्छे से मांगे लेकिन बी का भी हक देने के लिए तत्पर और क्या रहे। बताइए इस उदाहरण में लास्ट में बी कितना मांग करेगा, 500। तो नहीं, सी कितना मांग करेगा, 500। तो बी का भी हक तो दे, बी का कितना हक है। तो 500 में 300 अब क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको कुछ लीगल भाषा में कहते हैं सेट ऑफ सही कर रहे हैं, सेट ऑफ। सेट ऑफ यानी कि प्रतिसादन या मुजराई, या मुजरा, डांस वाला नहीं। मैं फिर बता दूं, सपना चौधरी का डांस नहीं है कि मुजरा करते रहिए, यानी कि कटौती होगी। तो एक क्वेश्चन तो आपका मुजरा पर बनता है, पिछली बार जे में बना, जेस में बना, और इस बार भी बनने का चांस है। तो मुजरा आप कराइएगा, यानी कि कटौती कराइएगा। तो आपका सीपीसी में आदेश 8 का नियम 6 पढ़िएगा। फिर ये विधिक मुजरा, सामयिक मुजरा पिछली बार आया, आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम 3। सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग में मुजरा 265 आई, और सामान्य मुजरा 428। और सुप्रीम कोर्ट भी मुजरा करा सकता है, डांस करा सकता है, डांस नहीं भाई आपका फिर बैक हो जाए। 142 एक ही तो अनुच्छेद है, कौन सा। न्याय के लिए क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिस जिस जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, घर द्वार खाना पीना सब छोड़ ही दिए हैं और लग गए हैं। तो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, मुजरा भी करा सकता है,
यानी कि आसान भाषा में कटौती। तो इस प्रकार पूरी टीपीए में जो जो सिद्धांत थे वो आज समाप्त हो गए। अब कल से जो चलेगा टीपीए आपका रेगुलर में चलेगा। बेयर एक्ट लेकर आइए, बेयर एक्ट पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है, केस पढ़ना है, कुछ नियम पढ़ने हैं। तो अभी 15 मिनट बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा भाई। कॉन्ट्रैक्ट में भूमिका बंध गई है। अब सेक्शन वाइज हमें शुरू करना है, माने वही उद्देशिका से शुरू कर दिया जाए।